बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 24 घंटों में खित्ते में रौनमा होने वाली जो डेवलपमेंट सामने आई है, उनको देखते हुए महसूस हो रहा है कि ईरान और अमेरिका इसराइल की ये जंग अब बेकाबू हो रही है। वो मुल्क जो कल तक न्यूट्रल थे, आने वाले दिनों में शायद इनका न्यूट्रल रहना मुमकिन ना रहे। खलीजी ममालिक से तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा अब हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते से अमरीकी अफवाज इंतहाई बेरहमी के साथ ईरान की मिलिट्री साइट्स, बंदरगाहों, बिजली घरों और पुलों को तबाह कर रही है और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। इसके अलावा ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में अपनी फ़ौजें उतारने की भी तैयारी कर रहा है और ये वो मनाजिर हैं जो हमें सामने पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। अमेरिका ने पूरी कुव्वत के साथ ईरान के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसमें ज़रा सी भी 19-20 हो गई तो पूरा खित्ता झुलस जाएगा और इस आग की तपिश पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है। अमेरिका ने अपने इस सुपर प्लान के तहत ईरान और इसके हामी कुव्वतों को एक ही झटके में मुकम्मल तौर पे बेदस्तोपा करना चाहता है। ईरान पर होने वाले हमलों की खबरें तो हम सब अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, लेकिन लेबनान, शाम, इराक और यमन में जो कुछ हो रहा है वो नज़रों से ओझल है। लेबनान में इजरायली हमले अभी तक बंद नहीं हुए और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह भी पीछे हटने पर आमादा नहीं है। इसराइल और हिजबुल्लाह के इस तनाज़े में पहले सिर्फ ईरान शामिल था, लेकिन आज एक नया फरीक इस वक्त कूद पड़ा। शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल हिजबुल्लाह को भिजवाई जाने वाली असले की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ ली है। आप अपनी स्क्रीन पे इन जब्तशुदा हथियारों और ड्रोन्स की तस्वीरें देख सकते हैं। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कार्रवाई इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि हिजबुल्लाह को गोला बारूद की तरसील के लिए आइंदा शाम की सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं होगी। अब आप ही मुझे बताएं, सप्लाई चेन के टूटने पर क्या ईरान चुप बैठा रहेगा? और अगर ईरान ने दमिश्क पे भी मिसाइल दाग दिए तो क्या शाम की हुकूमत सऊदी अरेबिया और कतर की तरह ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करेगी? अगर यही सवाल आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब यही होगा कि शामी फोर्सेस ईरानी हमले की सूरत में बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगी, बल्कि फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए शामी हुकूमत को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने पिछले दिनों नेतन्याहू को एक मशवरा दिया था कि अगर इजरायली फ़ौज लेबनान से निकल जाए तो शामी फोर्सेस खुद ही हिजबुल्लाह से निपट लेंगी। शामी फोर्सेस की यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया गया और शाम इस काम में अमेरिका से भरपूर ताउन करेगा। ये तो था लेबनान का मंजरनामा। अब यमन की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई आग भड़क उठी तो उसकी तपिश पाकिस्तान तक भी पहुँचेगी। 2-3 रोज़ पहले मैंने आपको खबर दी थी कि यमन के हूतीस जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के अबहा एयरपोर्ट पे मिसाइल हमला किया और इस तनाज़े में ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि हूतियों ने आज बाबुल मंदब को बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। तो मैं आपको बताऊं कि अब नाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील पहले ही बुरी तरह मुतासर है। अब अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गया तो ये सऊदी अरेबिया की मुआशी मफादात पे इंतहाई कारी ज़रब होगी। सऊदी मुसल्लह अफवाज ने इस धमकी पे कोई रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए खामोश रहना नामुमकिन होगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद ने आज तेहरान पे वाज़ेह किया है कि सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। मुझे यकीन है कि ईरान इस वार्निंग को इंतहाई संजीदगी से लेगा और पाकिस्तान को नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं लेगा, क्योंकि इस खित्ते में अगर कोई मुल्क ईरान की इस जंग की खात्मा चाहता है और ईरान को इस दलदल से निकाल सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। अब इराक की सुन लें। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने परसों वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की और उन्होंने अपने ताउन की यकीन दहानी भी कराई। और इराक में इस वक्त ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। इराक की रियासती मशीनरी में जो लोग ईरान के करीब समझे जाते थे उनको करप्शन के इल्ज़ाम में जेलों में डाला जा रहा है। और मिडल ईस्ट में मौजूद ये मुसल्लह गिरोह ईरान की असल ताकत है, जो तेहरान के एक इशारे पर इराक, शाम, लेबनान और यमन में बैठ कर खित्ते में कोई भी महाज गर्म कर सकते हैं। अमेरिका अपने नए सुपर प्लान के तहत एक तरफ ईरान के दिफाई मराकज़ पर बमबारी कर रहा है, दूसरी जानिब पूरे खित्ते में मौजूद ईरान की हिमायत याफ्ता कुव्वतों को अपने इत्तेहादियों के ज़रिए निशाना बना रहा है।
تو امریکہ کے سپر پلان میں ذرا سی بھی 19-20 ہوئی تو حزب اللہ شام میں نیا محاذ کھول سکتی ہے، عراق میں خانہ جنگی دوبارہ چھڑ سکتی ہے، حماس نئے سرے سے اسرائیل میں ایکٹیو ہو سکتی ہے، یمنی حوثی سعودی عرب کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یو اے ای، کویت اور بحرین کے بعد مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک بھی لڑائی کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے کسی طرح یہ جنگ طول پکڑ جائے، اس لیے وہ اب کسی طرح بھی قطر کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی میڈیا نے تازہ ترین شیطانی دعویٰ یہ کیا کہ ایران کے خلاف حالیہ حملوں میں قطر بھی شریک ہے۔ اب دیکھیں قطر کو اسرائیلی میڈیا کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کی باقاعدہ تردید اور وضاحت کرنا پڑی، اور امریکن عوام میں بھی یہ جنگ انتہائی غیر مقبول ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے امریکی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور لابنگ کر دی۔ امریکن نائب صدر جے ڈی وینس نے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل امریکی عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنیں کیا کہتے ہیں۔ Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگ بے قابو ہو جائے، حالات پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہ رہے، اور اگر آج کوئی بھی شخص جنگ ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو صہیونی لابی فوری طور پہ اس کے خلاف بکنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے جب ثالثی کا عمل شروع کیا تو پوری دنیا میں صرف اسرائیل نے ہماری غیر جانبداری پہ سوال اٹھائے تھے۔ کبھی کہا گیا کہ پاکستان ایران کی درپردہ مدد کر رہا ہے، کبھی کہا گیا ایرانی ایئر لائنز اور ایرانی ایئر فورس کے طیارے اسلام آباد کے نور خان بیس پہ پاک ہیں، لیکن اس غلیظ پروپیگنڈا کے باوجود پاکستان نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ ایم او یو بھی سائن کرایا۔ اگرچہ آج وہ ایم او یو اپنی افادیت کھو چکا ہے، لیکن ہم تو مایوس نہیں، ہماری کوششیں جاری ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے جس دن امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پہ دوبارہ بیٹھے، پاکستان کا تجویز کردہ یہی ایم او یو دونوں کو آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ میں تو نا امید نہیں ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آزمائش کا یہ دور انتہائی مختصر ثابت ہوگا۔ اسرائیل منہ دیکھتا رہ جائے گا اور پہنچ جلد پورا خطہ نئے سرے سے امن، خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کرے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، آنے والے دن بہت ہی اہم ہے، اور ہم لوگ شاید اپنی شام کو روزانہ پھر لائیو ٹرانسمیشن شروع کر دیں ایران سے، واشنگٹن سے اپنے دوستوں کو لے کر، اور مشرق وسطیٰ میں لیبنن کے اندر سے بھی دیگر اینالسٹ کو لے کر۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کس ٹائم پہ ہونی چاہیے، مجھے پاکستان کا ٹائم بتائیے گا، اور تاکہ پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ گلوڈ ہو سکیں اور آپ کو ہم انفارمیشن دیں۔ اور اتوار کو ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو جائے گا، تو وہ بھی اب لوگوں کے جو ایک ویورز کے ساتھ ایک کانفلکٹ کر رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ سو آپ مجھے بتائیے گا اس پہ، اپنے چینل رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔